बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज़ तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का मैथ चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है इंटीग्रल्स यानी कि समाकलन। आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बहुत से बच्चे को समाकलन टफ लगता है, हालांकि ये चैप्टर टफ नहीं है। क्यों टफ लगता है हमको? क्योंकि उनका बेसिक्स कमज़ोर होता है। जिसका बेसिक्स कमज़ोर होता है उसको ये चैप्टर बहुत ही टफ लगता है। तो कोशिश करूँगा कि जिसका बेसिक्स कमज़ोर भी है तो मैं बताता चलूँगा और इस चैप्टर को आसानी से कवर अप करेंगे और पूरा चैप्टर का एक एक क्वेश्चन भी लगाएंगे। आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखने चल रहे हैं हम। इस चैप्टर में आखिर है क्या, हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है समाकलन के अंदर। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि समाकलन होता क्या है। समाकलन स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं समाकलन को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समाकलन आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि समाकलन छोटे छोटे नंबर्स का यानी कि आंकड़ों का, छोटे छोटे आंकड़ों का यानी छोटे छोटे नंबर्स का योग होता है। छोटे छोटे आंकड़ों का नंबर्स का योग होता है। छोटे छोटे नंबर्स का योग होता है, ये क्या बता रहे हो सर? हाँ, सही बता रहे हैं। तो समाकलन क्या होता है? छोटे छोटे नंबर्स का योग होता है। समाकलन की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? समाकलन की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? तो मैं बताऊं कि समाकलन की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ी, समाकलन की ज़रूरत क्षेत्रफल निकालने के लिए पड़ी हमें। जैसे जैसे हमने कहा इस आकृति का क्षेत्रफल बताओ, तो आपने कहा ये तो आयत है, इसके आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल निकाल लिया हमने कहा इसका क्षेत्रफल बताओ, आपने कहा ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। उसके बाद हमने कहा आप इसका क्षेत्रफल बताओ, तो आपने कहा ये तो एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो हम किसी गिने चुने हुए आकृति का क्षेत्रफल निकाल पा रहे थे, मतलब जैसे इन सब का क्षेत्रफल निकाल लिए रहे थे। लेकिन जब हमसे किसी ने ये कहा कि आप इसका क्षेत्रफल निकालो, तो हम नहीं निकाल पाए। जब हमसे किसी ने कहा इसका क्षेत्रफल निकालो, तब हम नहीं निकाल पाए, क्योंकि हमको ऐसी आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला ही नहीं पता था। जो ऐसे कर्व टाइप के होते हैं उसका फॉर्मूला ही नहीं पता था। अगर इस तरह की ऐसा कोई आकृति आपको क्षेत्रफल इसका निकालने के लिए कहा गया, तो हमको इसका भी फॉर्मूला नहीं पता था। इस कुछ गिने चुने हुए आकृति का क्षेत्रफल निकाल ले रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे जो कर्व टाइप का आकृतियां होती थी उसका क्षेत्रफल हम नहीं निकाल पा रहे थे। जैसे इसका क्षेत्रफल हम नहीं निकाल पा रहे थे। ऐसी आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए ही समाकलन का प्रयोग होता है। समाकलन हमने स्टार्ट किया पढ़ना इसी आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस प्रकार की आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए समाकलन का यूज हुआ। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और समाकलन के बारे में थोड़ा सा और आगे जानते हैं। हाँ, तो समाकलन के बारे में और आगे जानेंगे। अब हमको क्या करना है कि समाकलन का चिन्ह क्या होता है। सर हमको ये बताओ, समाकलन आखिर चिन्ह क्या होता है? तो समाकलन को हम चिन्ह बताएंगे अभी। इसके पहले हम जान लेते हैं कि समाकलन निकालते कैसे हैं। जैसे कि हमारे पास कोई कर्व है, ऐसा कोई कर्व है, ये हमारे पास कोई कर्व है और हमसे कहा गया इसका क्षेत्रफल निकालो। तो हमने कहा इसका क्षेत्रफल, इसको ऐसे मिला दो यहां से। अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो नीचे का क्षेत्रफल निकल जाएगा।
नीचे का तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, लेकिन ये ऊपर कर्व का क्षेत्रफल कौन निकालेगा? कर्व का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इसीलिए हमने क्या किया, इसको ये ऐसे ना करके बल्कि हमने क्या किया, हमने इसको इस तरह से किया। हमने इसको यहाँ से इसको बहुत से भागों में बांट दिया, पतली पतली स्लिट काट ली, ये बहुत से भागों में बांट दिया, पतले पतले बहुत से भागों में इसको बांट दिया। ये बहुत ही पतला है, बहुत ही पतला, सिर्फ बोर्ड पे इतना दिखाने के लिए आपको बना दिया है, बाकी ये बहुत पतला है, जितना पतला आप मान सको उतना पतला मानेंगे। बहुत से पतले पतले इसको स्लिट में काट लिया हमने, ऐसे 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 बहुत से पतले पतले स्लिट में काट लिया। अच्छा, तो मान लेते हैं, चलिए सर इस मैंने काट लिया, ऐसे काट लिया। अब ये बताओ सर कि इसको काटा क्यों, इसको काटा क्यों? तो मैं बता दूं आपको कि देखो, हमने जब काटा इसको, पहले इसका कर्व यहां से यहां तक था, लेकिन जब हमने इसको इसको एक बार काटा पतला सा, तो इसका कर्व केवल इतना रह गया, इतना। फिर काटा तो इतना रह गया। ऐसे करते करते इसका कर्व बहुत पतला, जब हम इतना पतला इसको काट लेंगे, इतना पतला काट लेंगे कि ये जो कर्व है ये कर्व एकदम ऐसे है, तो ये लगे ना कि कर्व है, बल्कि ये लगे एक आयत की तरह से। जब एकदम पतला काटेंगे तो ये एक आयत की तरह लगेगा। ये क्या लगेगा? एकदम आयत की तरह। बस 1 मिनट लेंगे इसको मिटाने के लिए। हाँ, तो देखिए बिल्कुल ऐसे एक स्लेट काट के दिखा रहे हैं। ये तो ढेर सारा काटे थे ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्यों काट रहे हैं। हम एक स्लेट काट के दिखा रहे हैं और हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये कुछ इस तरह का कर्व था, इस तरह का था, अभी मैंने बनाया था, अभी मैंने कुछ इस तरह से बनाया था कर्व, ये ऐसे कुछ बनाया था। हमने क्या किया, इसको एक पतले से स्लिट में काटा, पतले से, बहुत सारा इसमें से पतला पतला से काट लिया, लेकिन एक लेके बता रहे हैं हम, ठीक है? एक लेके बता रहे हैं। देखो अब ऊपर देखो, इसके ऊपर एकदम ये लग रहा है ना एकदम आयत की तरह। अगर मैं इसकी लंबाई मान लूं fx, इसकी लंबाई मान लूं fx, इसकी लंबाई मान लूं fx, और ये पतली सी डिस्टेंस को मान लूं मैं dx। dx क्या होता है? dx यानी कि जिसके सामने d आगे लग जाता है, हमने इसको dx माना। dx बहुत पतला स्मॉल स्लिट की एकदम पतली सी चौड़ाई है, ठीक है? dx ये क्या है? dx है और ये fx है। और हमसे कहा कि इसका क्षेत्रफल बताओ, इसका क्षेत्रफल। तो हमने कहा क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हमने क्या किया, इसका क्षेत्रफल हमने बताया, क्योंकि ये एक आयत की तरह लग रहा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई और गुणे चौड़ाई। लंबाई है fx और चौड़ाई है fx dx। हमने सिर्फ इतने का क्षेत्रफल निकाला है, इतने का। अगर हमको पूरे का क्षेत्रफल चाहिए तो फिर वही बात कि हमें समाकलन करना होगा, और समाकलन का चिन्ह क्या होता है? ऐसा। हमें क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। ये है समाकलन का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह है, ये समाकलन का चिन्ह है, ये समाकलन का चिन्ह है, ठीक है? समाकलन का चिन्ह है fx dx। जब हम, ठीक है, जब हम समाकलन करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लिखते हैं c से। समाकलन करने पर नोट डाल के आप यहां पे लिख सकते हो, नोट NOTE, नोट डाल के समाकलन करने पर एक अचर यानी कि कांस्टेंट आता है, जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं।
जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। ये जो समाकलन नियतांक है, आप कोई सा भी लेटर ले सकते हो, इंग्लिश का कोई सा भी लेटर, ए बी सी डी, आप अपने नाम का पहला अक्षर ले सकते हो, चाहे जो ले लीजिए समाकलन नियतांक चाहे जो ले लीजिए, वो सब समाकलन नियतांक में चल जाएगा। लेकिन क्योंकि अधिकतर बुक्स में कांस्टेंट को सी से लिखा गया है, क्योंकि अचर जो होता है कांस्टेंट में सी लिया गया है, क्योंकि कांस्टेंट को सी से लिखते हैं, तो इसलिए अचर ज़्यादातर सभी बुक्स में सी होता है। तो आप भी सी ले लीजिए, सी ले सकते हैं आप कुछ भी, लेकिन सी ले लेंगे क्योंकि अधिकतर बुक्स में सी होता है, इसलिए आप सी लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। नियतांक यहाँ पे सी लिख दे रहे हैं, ठीक है, समाकलन नियतांक सी कहते हैं, ठीक है। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बताने चल रहे हैं आखिर हम सी लेते क्यों हैं, सी आखिर लेते क्यों हैं, इसका कारण क्या है कि हम सी लें, हम क्यों सी लें, इसका कारण बताने चल रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटाने चल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो सी लेते क्यों हैं, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो समाकलन होता है, इसको भी नोट डाल के लिख लेंगे। समाकलन, अवकलन, समाकलन जो है वह अवकलन आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, अवकलन का उल्टा होता है। समाकलन जो है वो अवकलन का उल्टा होता है, इसलिए इसे प्रति अवकलज भी कहते हैं। समाकलन को क्या कहते हैं, जी हाँ सही सुन रहे हो, प्रति अवकलज इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि सी का यूज आखिर हम करते क्या, कॉन्स्टेंट हम सी क्यों लें, हमें क्यों चाहिए सी। इसको मिटा दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं सी का आखिर हम लेते क्यों हैं। सबसे पहले हमसे किसी ने कहा साइन एक्स का आप अवकलन करके दिखाइए। तो साइन एक्स का हमने अवकलन किया d/dx ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या लिखे हमने, कॉस एक्स। पता है आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, हमने कॉस एक्स लिखा। अच्छा, हमसे किसी ने कहा साइन एक्स प्लस 10 का डिफरेंशिएशन कीजिए, d/dx ऑफ साइन एक्स प्लस 10 इक्वल टू हमने इसको भी लिखा कॉस एक्स। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स और 10 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। फिर हमसे किसी ने कहा d/dx ऑफ साइन एक्स प्लस आप ले लीजिए इस बार 15, तो इसका डिफरेंशिएशन किया तब भी cos x आया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन 15 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, साइन एक्स प्लस 10 का डिफरेंशिएशन भी cos x, साइन एक्स प्लस 15 का डिफरेंशिएशन भी cos x, सबका डिफरेंशिएशन cos x आ रहा है, तो आखिर सबका डिफरेंशिएशन cos x आ रहा है, तो ये 10 कहाँ चला जा रहा है, फिर हमने कहा चलिए इंटीग्रेशन करके देखिए। आपने कहा सर कि इंटीग्रेशन जो है, समाकलन जो है वो अवकलन का उल्टा है, तो जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा और प्लस सी होगा, प्लस सी। अब ये सी क्यों लगाए, cos x का डिफरेंशिएशन साइन एक्स,
cos x का डिफरेंशिएशन sin x प्लस 10, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 10, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 15, दोनों ही है। तो हम क्या करेंगे, कोई अगर हमसे कहा कि बताओ sin x का डिफरेंशिएशन किया तो cos x पाया, cos x का इंटीग्रेशन किया तो sin x मिला, तो मेरा 10 कहाँ गया यहाँ से, यहाँ पर अगर cos x का डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन किया तो sin x आया, तो मेरा 10 कहाँ गया, कोई कहेगा मेरा 15 कहाँ गया। तो इस सब अचर को हम कांस्टेंट c लेते हैं, इन्हीं सब से बचने के लिए हम कांस्टेंट c लेते हैं। अब हमसे कोई कहेगा कि मेरा 10 लेके आओ, तो मैं कहूँगा c बराबर 10 ले लो। कोई कहेगा मेरा 15 लेके आओ, तो मैं कहूँगा c बराबर 15 रख लो। कोई कहेगा मेरा 0 लेके आओ, कोई कहेगा मेरा 0 लेके आओ, तो c बराबर मैं 0 ले लूँगा। यहाँ पे c बराबर 0 है, कांस्टेंट 0 है। तो समझ में आया c का यूज क्यों करते हैं। c का यूज इसीलिए करते हैं अचर को प्रदर्शित करने के लिए। c एक कांस्टेंट है। और भी c का यूज क्यों करते हैं, एक यूज और बता रहे हैं, देखो ध्यान से। अगर इसमें ना समझ में आया हो, ये तो समझ में आ ही गया होगा। एक यूज और है, c का यूज आखिर हम क्यों करते हैं, एक तरीके से और समझ सकते हैं, उसको देख लीजिए ध्यान से। इसको मिटा दे रहे हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो देख लेते हैं सी का यूज और एक तरीके से क्यों करते हैं। सी का यूज जो है हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ से पतली स्लिट काटी, देखिए ऐसे हमने काटी पतली स्लिट, ऐसे पतली स्लिट काटी है, बहुत पतली, ये एक आयताकार ही है, समझ लो एक आयताकार ही है। लेकिन अगर कोई हमसे कहे कि हम नहीं मानते, यहाँ कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल बचा होगा, हमने इसका क्षेत्रफल निकाला आयत की तरह, मान लेते हैं कोई हमसे ये कह दे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बच ही गया होगा, उसका क्षेत्रफल नहीं निकला होगा। क्यों? क्योंकि कर्व था, ऐसे कर्व था, तो कुछ तो बच ही गया होगा, नीचे का निकल गया होगा ऐसे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर बच ही गया होगा, अगर कोई ऐसा कहता है तब भी हम कह देंगे कि जो बचा है वो सी है, उसको हम सी ने मैनेज कर दिया उसको। अगर हम प्लस सी लगा लेंगे तो ये जो क्षेत्रफल है उसी प्लस सी से मैनेज हो जाएगा, जिससे कि गलती नहीं होगी हमारे इंटीग्रेशन में। जब हम सवाल लगाएंगे तो गलती नहीं होगी, जो भी गलतियां होंगी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा वो सी मैनेज कर लेगा। जैसे किसी ने क्षेत्रफल निकाला 24.3 और लेकिन हमने जब इंटीग्रेशन मेथड से असल में उसका क्षेत्रफल था 24.4 था, लेकिन हमने जब इंटीग्रेशन से निकाला 24.3 निकाल दिया, तो 1.1 कहाँ गया, तो मैं कहूँगा कि 0.1 सी ने मैनेज कर दिया, जो समाकलन किया उसी ने मैनेज कर दिया। तो ठीक है, अब हम समाकलन के फॉर्मूले देखने चल रहे हैं कि समाकलन में यूज होने वाले फॉर्मूले आखिर कितने हैं, समाकलन के यूज होने वाले फॉर्मूले। तो देख लेते हैं समाकलन में यूज होने वाले फॉर्मूले। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब लिखते हैं समाकलन का फॉर्मूला। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन में यूज होने वाले फॉर्मूले क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला नंबर 1, इंटीग्रेशन dx। सबसे पहले आपको बता दूं कि x का डिफरेंशिएशन होता था 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो इंटीग्रेशन है, जो समाकलन है, वो अवकलन का उल्टा है। हमने x का अवकलन किया तो 1 आया, 1 का समाकलन करेंगे तो x आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो 1 ही तो माना जाएगा, 1 तो है ही। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस c, क्योंकि कांस्टेंट जरूर लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन में घाते में एक जोड़कर और घातों को बटे में लेके आते हैं, तो x की पावर n
इसमें +1 जोड़ेंगे, प्लस का 1 जोड़ेंगे और जो घात है वो उसको बटे में लाके फेंक देंगे n+1 प्लस सी। दूसरा फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन साइन एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन एक्स यहाँ dx लगाते हैं क्योंकि ये dx जो है, ये dx जो है इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन में dx लगता है। ठीक है आगे, ठीक है साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x माइनस cos x, क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x होता था, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x होता था, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है और cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। उसके बाद tan x का इंटीग्रेशन, सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए, अपने जहां सोते हैं वहां पे चिपका लीजिए ताकि दिन रात सुबह शाम उसको देखेंगे, जिससे कि आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। tan x का इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x, sec x cos x, sec x tan x, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस सी और cosec x का इंटीग्रेशन, cosec x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस सी। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको मिटा दे रहे हैं, फिर आगे फॉर्मूला लिख रहे हैं। इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है dx लगा लेंगे सब में जहाँ पे भूल जाएंगे। इंटीग्रेशन इसका होता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी और 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स, 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस सी। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन log a की पावर x प्लस सी। तो इतना इंटीग्रेशन, इतना फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम कल बताएंगे। ठीक है, इसके आगे कल हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे, एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।